हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत एंड आई एम फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। बच्चों, कल हमारा लेक्चर 1 था जिसका आज हम रिवीजन करेंगे वापस से। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे इंडक्टर, कंडक्टर एंड जो फर्स्ट क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। लास्ट क्लास का 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या था लास्ट क्लास में, हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में। जैसे लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया था पूरी फिजिक्स में 1 इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, उससे छोटा कोई भी चार्ज नहीं होता है। और उसके बाद हाउ वी चार्ज ए बॉडी, हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। मैंने कल आपको बताया था किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं, रिमूव या एड इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन डालना, उससे उससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, कल हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। यूनिट एंड डायमेंशन भी हमने कल देखी थी। चार्ज की डायमेंशन क्या होती थी, ए इंटू टी। और कल एक ये टॉपिक था जो रह गया था, स्केलर एंड वेक्टर, वो हम आज देखेंगे। चार्ज कंजर्व्ड होता है, किसी भी बॉडी का एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, चार्ज बनाया नहीं जा सकता। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड ए बॉडी। चार्ज इज इनवेरिएंट, कल ये भी एक टॉपिक हमारा रह गया था, चार्ज हमारा इनवेरिएंट भी होता है। इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस हमने देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव कि कैसे दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कंडीशन पॉइंट चार्जेस के बीच में सिर्फ चार्ज क्वांटाइजेशन होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, हमने कल एक Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई वाला फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास होता है, चार्ज हमेशा मास के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम देख लेते स्केलर एंड वेक्टर। चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर का मतलब जिसको जोड़ने में कोई भी दिमाग ना लगे, जैसे 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg। वेक्टर का मतलब जिसको जोड़ने में दिमाग लगे, डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है वेक्टर को सोल्व करने में, लेकिन स्केलर डायरेक्ट जुड़ता है। 2 kg चावल प्लस 5 kg चावल, 5 kg चावल। इसी तरीके से चार्ज भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे 2 कूलम प्लस 3 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 5 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज माइनस 5 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 0 कूलम चार्ज। चार्ज डायरेक्टली जोड़ सकते हैं हम। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है। क्यों, जैसे सम बॉडीज जैसे लाइक लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, ये जितने भी है ना, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड चेंजेस with the speed of light, with the speed of light, ये सब लाइट की स्पीड के साथ क्या हो जाता है, चेंज होता है। लाइट की स्पीड कितनी होती थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम इन सभी को लेंथ, मास, टाइम, स्पीड को लाइट की स्पीड के साथ लेके जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं इनकी लेंथ में चेंज, इसमें मास में चेंज, टाइम में चेंज, स्पीड में चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लस 2 कूलम चार्ज को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी लाइट की स्पीड के साथ लेके जाऊं, तो इसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, तभी चार्ज एक इनवेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब होता है जो वेरी कर जाए, इनवेरिएंट का मतलब होता है जो वेरी ना करे। चार्ज इज नॉट वेरी
with speed of light. Speed of light. चार्ज वेरी नहीं करता, किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। चार्ज क्वांटाइजेशन होता है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास होता है। ये था हमारे लास्ट क्लास का रिकैप। हम आज की क्लास देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। जो भी लास्ट क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ा था उससे रिलेट आज हम क्वेश्चन करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है पोज कीजिए, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कीजिए। नहीं आता तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिए। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? Q इज इक्वल टू N, चार्ज इज क्वांटाइजेशन। Q इज इक्वल टू N इसका फॉर्मूला। चार्ज कितने कूलम चार्ज में हमने इलेक्ट्रॉन के? 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज दे देखा। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। और N बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहां से N की वैल्यू निकल जाएगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये बेसिकली कुछ 6.25 आ रहा है इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम के आसपास। कहीं ना कहीं इसके आसपास आएगा। हो सकता है ये पावर में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, लेकिन इसी के आसपास इसका आंसर आएगा। N की वैल्यू, ये इसका आंसर है। Q इज इक्वल टू N का कॉन्सेप्ट लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें वो बताना है। हमें चार्ज की वैल्यू 1 दे रखी थी, N की वैल्यू हमें निकालनी थी, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है इतना होता है, और हमने N की वैल्यू निकाल दी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 to the power 12 electron are removed from sphere, then charge become on sphere, become on sphere। जैसे एक 10 to the 12 इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर से रिमूव कर दिया, तब बताइए कि एक स्फीयर पर अब कितना चार्ज बचेगा। हमने वापस से वही सेम कंसेप्ट लगेगा। Q इज इक्वल टू N, चार्ज इज क्वांटाइजेशन वाला। हमने इस बार इलेक्ट्रॉन को एक स्फीयर से बाहर निकाला है। बाहर निकाला मतलब बॉडी को कैसे बनाया है? पॉजिटिव, पहले न्यूट्रल थी, अब उसके अंदर से 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। बॉडी कैसे चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पहले न्यूट्रल थी, अब पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव आता था, मैंने आपको बताया था प्लस साइन आएगा। N की वैल्यू कितनी थी? 10 to the power 12 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था? 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो ये बेसिकली आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -7, या फिर 16 इंटू 10 to the power -8। ये इसका आंसर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू N वाला फॉर्मूला हम लगा 12 इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से बाहर गए। इसका मतलब ओवरऑल ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। और पॉजिटिव कितनी चार्ज हो गई वो हमसे पूछा था, बॉडी इतनी पॉजिटिव चार्ज हो गई। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये आपके पेपर बोर्ड्स में
या फिर जेई मेंस में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन कैसा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 27 ग्राम ऑफ वाटर या H2O लिख देता हूँ, H2O। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 27 ग्राम ऑफ वाटर, 27 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप 2 मिनट का पॉज लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व कीजिए खुद से। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 27 ग्राम ऑफ H2O। सबसे पहले हम पानी का शेप बनाते हैं, पानी की शेप बेल्ट शेप होती है। हमें पता है ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या पता करना है, 27 ग्राम ऑफ पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमें एक चीज पता है कि 1 मोल ऑफ H2O किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के बराबर होता है। क्यों होता है 18 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास डबल हो जाएगा तो 16, और इसका 2, 16 + 2 18, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 मोल ऑफ H2O 18 ग्राम के बराबर है। और एक केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला है मोल कॉन्सेप्ट का, मोल का फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर इनटू मॉलिक्यूल्स, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला आता है। वो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर इनटू मॉलिक्यूल्स। ये हमारा 18 ग्राम है। ओके, 1 ग्राम में, अब मैं 1 ग्राम का देखता हूँ, क्योंकि 27 ग्राम का पता है, 18 ग्राम में तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेसिकली 18 ग्राम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन मुझे चाहिए कितने में, 27 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले मैं 1 ग्राम का निकालूंगा, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने, 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स है। तो 27 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 27 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na into molecules into 27 ग्राम डिवाइडेड बाई 18। मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन है 27 ग्राम, तो टोटल नंबर 1 मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 27 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 27 ग्राम ऑफ पानी में कितने, तो इलेक्ट्रॉन्स इन 27 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से, क्योंकि एक में इतना है, तो 27 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो एक ग्राम में, एक पानी के मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 27 ग्राम के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, Na इंटू 27 डिवाइडेड बाई 18। तो ये कितनी बार में चला गया, 9 बार में, ये 6 बार में, ये 5, ये 2, देखो नहीं 2 3 में गया, ये 5 में, ये फिर 3, ये 15 Na आ रहा है, 15 Na इलेक्ट्रॉन। अब इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ये इसी इधर तक ही छोड़ दो, ये इतना इसका आंसर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 27 ग्राम ऑफ वाटर, 15 Na। कुछ ऑप्शन में आपको दे रखा होगा 20 Na, 15 Na, सी ऑप्शन 15 Na, एंड लास्ट डी 12 Na। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये बोर्ड्स में भी बन सकता है और जेईई मेंस में भी बन सकता है।
इस टाइप के क्वेश्चन आते ही जाएंगे इसमें। अब हम आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लेता हूं, जैसे हाँ, ए यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज is spread over a sphere, then a negative charge is spread over a sphere, then radius of the sphere will be, radius of the sphere will be, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगा? अब फर्स्ट अगर मैं सॉल्यूशन देखूं इसका, स्फीयर की रेडियस क्या होगी? जैसे एक स्फीयर है, एक स्फीयर पे यूनिफॉर्मली मैंने चार्ज को स्प्रेड कर दिया एक स्फीयर पर, ओके। अब यूनिफॉर्मली चार्ज रह गया। अब क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज क्या है, आपस में एक दूसरे के पास है। जब भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाना पसंद करते हैं। जब भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास होते हैं ना, तो हमेशा एक दूसरे से दूर जाना पसंद करते हैं। यानी ये जब जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, मतलब एक्सपेंड कर जाएगा। ये स्फीयर क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस स्फीयर की रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस ऑफ द स्फीयर विल इंक्रीज, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो लॉजिक देता है कि दो चार्जेस पास होंगे तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्फीयर हमारा एक्सपेंड होगा, और स्फीयर एक्सपेंड होएगा तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये इसका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा है, इसको ऊपर ही लेते हैं। चलो एक दो अच्छे क्वेश्चन हो रहे। क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी लॉजिक को बिल्ड करेगा। कैन टू पॉजिटिव चार्ज attract each other, attract each other, क्या तो हो सकता है, कैन टू पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस क्वेश्चन का आंसर तो समझ के देना, क्योंकि पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो। नो क्यों होगा और यस क्यों होगा, इसका आंसर क्या है? मैंने पूछा कैन टू पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा नो सर, तो पॉजिटिव चार्जेस कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि वो लाइक चार्जेस है। मैंने एक कंडीशन बताई थी उस दिन आपको कि दो पॉजिटिव चार्जेस तभी रिपेल करेंगे एक दूसरे से। कब रिपेल करेंगे? जब जब वो दोनों पॉइंट चार्ज होंगे, जब वो दोनों क्या होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे, तभी वो रिपेल करेंगे, वरना वो रिपेल नहीं करेंगे, वरना वो रिपेल नहीं करेंगे। अब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसको हम अभी देखते हैं। जैसे ये एक मैंने पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और इधर एक कंडक्टर लिया मैंने इधर की तरफ, एक कंडक्टर है बड़ा बड़ा,
ये प्लस क्यू चार्ज, ये कंडक्टर है मेरा, ये पॉइंट चार्ज है, ये कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर क्या होता है, फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को देख के इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलाइन हो जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलाइन हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएंगे, इलाइन हो जाएंगे। और इस पॉजिटिव और ये कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ रह जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को देख के इसकी तरफ इलाइन हो जाएंगे। ओके, इन दोनों के बीच की रेडियस छोटी है, मान लेता हूं आर है, और इसकी और इस चार्ज के बीच की रेडियस मान लेता हूं मैं आर भी है। अब बात करते हैं इस चार्ज Q और इस चार्ज Q। अब इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपको जस्ट अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। ये बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। कहीं ना कहीं फोर्स होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस इसका यूज होएगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये दो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये फोर्स हाई होगा या लो होगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा इन दोनों के बीच की जो रेडियस है वो आर है, वो क्या है, कम है, इनकी रेडियस कम है, यानी इनका जो फोर्स होएगा ना वो हाई होगा। इनकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस कम है, तो फोर्स इसकी क्या आएगा, हाई होगा, इसका फोर्स हाई होगा, ये फोर्स क्या आएगा, हाई होगा। और बात करूं इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच में इनकी रेडियस बड़ी है, इनकी रेडियस क्या है, बड़ी है। अगर इनकी रेडियस बड़ी है तो इनका फोर्स कम होगा, यानी दो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे लेकिन फोर्स कम लगेगा, बेसिकली लो फोर्स होएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन जीता, लो और हाई में कौन जीता, हाई जीत गया, क्योंकि हाई फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू लो फोर्स। यानी कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव चार्ज की को फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। और इस कंडक्टर को भी फोर्स कहीं ना कहीं इधर की तरफ लग रहा था, क्योंकि ये फोर्स तो मिनिमम है, ये फोर्स ज्यादा है, इसलिए कंडक्टर की तरफ, कंडक्टर का जो फोर्स लगेगा ना तो कहीं ना कहीं इधर की तरफ लगेगा। तो देखो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, इट अट्रैक्ट यस, दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसका आंसर है, कैसे दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज द कंडीशन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कभी पहले पूछा नहीं है लेकिन अब आ सकता है। फिर हम अगला 6th क्वेश्चन देखते हैं कि 6th क्वेश्चन क्या कहता है। आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे इन दोनों के बीच में रेडियस कम है, तब इन दोनों के बीच में फोर्स हाई लग रहा था, इन दोनों के बीच में रेडियस ज्यादा है तब इनके बीच में फोर्स कम लग रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये भी आपको पता होगा क्योंकि 10th क्लास में बताया जाता है, वैसे नहीं तो बस नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। फोर्स लो, फोर्स हाई, हाई वाला दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCV का क्वेश्चन है ये, HCV 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल, बेसिकली न्यूक्लियस विद हीलियम
falls per second on a sphere. Calculate that time in which charge should be 2 microcoulomb. Which charge should be 2 microcoulomb. ये क्वेश्चन है. 10 to the power अल्फा पार्टिकल. 10 to अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस विद हीलियम पर सेकंड एक स्फीयर पे गिर रहा है. बेसिकली क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है जिसपे 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड गिर रहा है. 10 to the 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड गिर रहा है. हमें वो टाइम बताना है जब इस स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 to the power -3 कूलम. वो टाइम बताओ जब इस स्फीयर का पे चार्ज 2 इंटू 10 to the power -3 कूलम हो जाएगा. अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन करना आता है तो प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें. नहीं आता तो इस क्वेश्चन को समझिए एंड देन वापस से एक बार घर पे ट्राई करना. तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है अल्फा पार्टिकल के बारे में. सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल होता क्या है. हीलियम 24 जिसमें प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, He2 4++. इस बार प्रोटॉन फिर 2, न्यूट्रॉन फिर 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस बार 0. इस बॉडी पर इस बार चार्ज कितना आ जाएगा, +2e, क्योंकि मैंने इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो +2e इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. चार्ज पर सेकंड कितना, 10 to the अल्फा पार्टिकल पर सेकंड इसके ऊपर गिर रहा है. चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, एक अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हो गया, 2e इंटू 10 to the power 12. मतलब एक सेकंड में एक अल्फा पार्टिकल इतना चार्ज हो जा रहा है. +2e चार्ज था लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन वो 10 to the अल्फा पार्टिकल फॉल्स पर सेकंड ऑन द स्फीयर. तो चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 2e इंटू 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल. और अब मुझे क्या बताना है कि कैलकुलेट दैट टाइम इन विच चार्ज शुड बी 2 माइक्रोन. किस टाइम पर चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा. कल इन टाइम टी टाइम पर इस अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन टी सेकेंड. पार्टिकल पर चार्ज कितना हो जाएगा, 2e इंटू 10 to the power 12 इंटू टी. हमें वो टाइम पूछा है, टी सेकेंड में इस अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हो जाएगा, ये दे रखा. इसने यही तो पूछा है, कैलकुलेट दैट टाइम विच चार्ज शुड बी 2 माइक्रोकूलम. किस टाइम पर चार्ज 2 माइक्रो. ये वो टाइम है जहाँ पे ये जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम हो जाना है. 2 माइक्रोकूलम ऑफ द चार्ज. यहाँ से हमें वो टाइम पता चल जाएगा. ये टाइम बेसिकली ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू e डिवाइडेड 10 to the power 12. ये बेसिकली वो टाइम आ जाएगा. आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर है कि इस टाइम पर इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा. तो e की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम ले लेना और बाद में इसको यहाँ पुट कर देना. टाइम की वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी. आपको आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ
10⁻12 अल्फा पार्टिकल इस स्फीयर पर गिराए गए। हमसे पूछा गया वो टाइम बताओ जब इस स्फीयर का चार्ज 2 इंटू 10⁻³ हो जाता है। तब सबसे पहले अल्फा पार्टिकल समझा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पे जब 4++ चार्ज होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बेसिकली यही होता है अल्फा पार्टिकल, यही होता है अल्फा पार्टिकल। और कितना था चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल? 2 पर सेकंड में कितना गिर रहे हैं? तो 2 इंटू 10⁻12 किस टाइम पर? t सेकंड पर अल्फा पार्टिकल का चार्ज दे रखा था, वो हमसे टाइम पूछा था कि किस टाइम पर ये गिर रहा है, कितने पार्टिकल। यहाँ से वो टाइम हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टोटल 6 ही क्वेश्चन थे। आई होप ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा था वो सारा कुछ बेसिकली चार्ज क्वांटाइजेशन पे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन थे। Q = प्लस माइनस एलई वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो सारे के सारे थ्योरी बेस्ड आएंगे। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। कौन सा टॉपिक? मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कि इसमें पहला मेथड होता है चार्ज को बनाने में मेथड। जिसमें पहला मेथड देखते हैं फ्रिक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो मेथड देखते हैं। फ्रिक्शन / रबिंग, पहला ये। दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन। ये 3 मेथड होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। अगर मैं सबसे पहला फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन / रबिंग। अगर फ्रिक्शन / रबिंग की बात करूं, when two bodies are rubbed each other, when two bodies are rubbing each other, then electron transfer from one body to another body. Then electron transfer from one body to another body. ये होती है रबिंग या फ्रिक्शन। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एक ऑब्जेक्ट बी है। जैसे इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे ना, तो ए वाले के जो इलेक्ट्रॉन है वो बी में आ जाएंगे और ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई भी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उसके बाद जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसको जब किसी दूसरी बॉडी के पास ले जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं फोर्स फील करता है, एक दूसरे की तरफ कांटेक्ट का फील करता है। जैसे हमने देखा होगा कि ये कंघी है, एक इस तरह की कंघी है, ये कंघी है और ये हमारा बाल है। जब इस कंघी को हमारे बाल में रब करते हैं, जब हमारे बाल बनाते हैं इस कंघी से, तो हमारे बाल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाल्स के जो आयंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस कंघी में चले जाते हैं। फिर इस कंघी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कंघी एक फोर्स या कांटेक्ट फील करती है। तो हम बाल बनाते हैं तब कंघी हमारे बालों में एकदम कांटेक्ट फील करती है। कोई भी दो बॉडीज को जब रब करते हैं तो कहीं ना कहीं आयंस का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। ये इसी को फ्रिक्शन या रबिंग कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन और रबिंग का। फिर अगला मेथड आता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन
इंडक्शन बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग body without contact, method of charging body without physical contact, without physical contact between without physical contact between charge and uncharged body, charge and uncharged body, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ये बेसिकली इंडक्शन क्या होता है, वो मेथड ऑफ चार्जिंग जो दो बॉडीज आपस में टच नहीं है, फिर भी एक बॉडी, दोनों बॉडी में से कोई भी एक बॉडी चार्ज हो जाए। इंडक्शन मेथड ही वही है जो विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट से, बिना कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट से, फ्रिक्शन तो फिजिकल कॉन्टेक्ट से बेसिकली आयंस एक्सचेंज करके बॉडीज क्या होती थी, आपस में चार्ज होती थी, लेकिन इंडक्शन बिना कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट से दो बॉडीज आपस में क्या होगी, चार्ज होंगी। कैसे होंगी वो देखते हैं, और इसकी डेफिनेशन यही है कि मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्टिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। अब इंडक्शन मेथड देखते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टर मान लो, ये न्यूट्रल कंडक्टर या न्यूट्रल बॉडी है। इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, इसके पास में एक चार्ज बॉडी लेके आता हूँ। एक न्यूट्रल बॉडी के पास में जब मैं एक चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, कंडक्टर है एक तरीके से, तो ये चार्ज जो भी इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इनाइन हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा। क्या अभी ये बॉडी चार्ज हुई है या नहीं? बच्चे इतने में ही कह देते हैं सर ये तो बॉडी अब चार्ज हो गई। नहीं, अभी भी इस बॉडी का टोटल चार्ज है ना, इस वाली बॉडी का, वो जीरो ही है, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो ही। अभी इसके अंदर क्या हुआ, इंडक्शन हुआ है, सिर्फ क्या हुआ, चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं, बेसिकली बोले तो अवे ईच अदर, एक दूसरे से दूर गए हैं। बस इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लाने से ये दोनों चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से दूर गए हैं। बेसिकली ये जो कंडक्टर वाली बॉडी है ये चार्ज नहीं है, अवे ईच अदर। तो सर ये चार्ज कैसे होगी फिर ये बॉडी? ये तो सिर्फ टोटल चार्ज बॉडी का जीरो हुआ, मतलब ना तो बॉडी चार्ज अनचार्ज है, अभी भी बॉडी पूरी अनचार्ज है, सिर्फ चार्जेस क्या हुए, इंड्यूस्ड हुए, मतलब एक दूसरे से चार्जेस क्या हुए, दूर हुए। तो सर बॉडी चार्ज कैसे होगी? तो चार्ज ऐसे होगी जिसमें इसमें एक और कंसेप्ट यूज आएगा जिसका नाम है अर्थिंग ऑफ कंसेप्ट, जिसका नाम है अर्थिंग सबने नाम सुना होगा, क्लास 10th में ये पूरा डिटेल में बताया जाता है अर्थिंग कैसे होती है। अर्थिंग हम जैसे बता सकते हैं, एक कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यूज करते हैं तो हमारे घर में हम उसके साथ एक थर्ड वायर और यूज करते हैं जो ग्रीन कलर का वायर होता है। वो वायर किस काम आता है? हमारी ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए। जो धरती माँ है, जो हमारी धरती माँ है, उसके अंदर 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता है और 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की भी क्षमता है। ये क्या करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा जब खराब हो जाता है, हमें करंट ना लगे, इसकी वजह से एक हम थर्ड वायर यूज करते हैं किसी भी बॉडी के साथ, ताकि वो क्या करता है, या तो वो इनफाइनाइट अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या वो इनफाइनाइट अमाउंट के अंदर एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। धरती माँ बेसिकली सेव दी ह्यूमन लाइफ। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख सकते हो। बेसिकली काम क्या होता है, कनेक्टिंग बॉडी, कनेक्टिंग अ बॉडी विद अर्थ। हम एक बॉडी को कनेक्टिंग अ बॉडी विद अर्थ, एक अर्थ के साथ हम किसी बॉडी को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी करंट वगैरह हमें ना लगे। इसका मेन कारण यही होता है। और इससे हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, विदाउट कॉन्टेक्ट, वो भी कहीं ना कहीं अर्थिंग की वजह से ही होगा।
अब देखो जैसे एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, और बेसिकली अर्थिंग वाले कंसेप्ट को चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे ये बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है, एक चार्ज बॉडी लेके आता हूं मैं इसके पास, ये चार्ज बॉडी है, इस बॉडी को मैंने अर्थ से कनेक्ट करता हूँ। ये बेसिकली डिजाइन ऑफ द अर्थ। पहले ये समझ लेते हैं, इस एग्जांपल को समझने से पहले, जब भी मैं किसी बॉडी को, जैसे मान लेता हूँ स्टार्टिंग में, मान लेता हूँ ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और मैंने इस बॉडी को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करता हूं, जैसे ही मैं इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करता हूं, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ को दिखता है कि जो बॉडी है ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इस बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए अर्थ क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, किधर से किधर, अर्थ टू बॉडी, अर्थ टू बॉडी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ये इलेक्ट्रॉन भेज के इस बॉडी को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। मान लो यही बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, यही बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, और फिर मैंने इस बॉडी को अर्थ किया, तब अर्थ को क्या पता चलेगा, ये बॉडी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। तब अर्थ क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मैंने बताया था अर्थिंग क्या करती है, इनफाइनाइट अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का लेना और देना करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो वापस से ये जो बॉडी है वो वापस से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वापस से इक्वल हो जाएंगे, तो ये बॉडी वापस से न्यूट्रल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे। अब हम बात करते हैं किसी भी बॉडी को इंडक्शन या किसी बॉडी को विदाउट कांटेक्ट चार्ज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अर्थिंग का यूज करते हुए हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। जैसे ये देखो एक एग्जांपल, ये बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ये किधर की तरफ एक चार्ज बॉडी है, यहाँ अर्थिंग का कंसेप्ट लगेगा, ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है। सबसे पहले मैं इस चार्ज बॉडी को इस इंडक्टर के पास लाता हूँ, अभी तक मैंने अर्थिंग की नहीं है, पास लाता हूँ, तब ये कंडक्टर क्या होगा, इंड्यूस्ड होएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक तरफ कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। फिर आफ्टर अर्थिंग क्या होता है, ये बॉडी आफ्टर अर्थिंग मैंने क्या किया, आफ्टर अर्थिंग ये इधर ही है, ये नेगेटिव चार्ज इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर है। आफ्टर अर्थिंग इधर से अर्थ को क्या लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी के पास है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर करेगा, ताकि इस बॉडी को क्या कर सकते, इधर वाली साइड को क्या कर देगा, वो न्यूट्रल कर देगा। तो ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अवे रिमूविंग अर्थिंग एंड अवे चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, रिमूविंग अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, उसके बाद वो चार्ज ऑब्जेक्ट को दूर लेके चले जाएंगे, तब ये नेगेटिव कंडक्टर रहेगा, इसको तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा और ये भी दूर चला जाएगा,
तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कंडक्टर नेगेटिव चार्ज। पहले ये कंडक्टर क्या था, न्यूट्रल था यहाँ पे, अभी कंडक्टर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बाय यूजिंग अर्थिंग, बाय यूजिंग अर्थिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, ये कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। ये भी कंडक्टर, ये भी इस चार्ज। अब मैंने इस एक बॉडी को अर्थ कर दिया। अर्थ अभी तक अर्थ नहीं है, ये पहले इनिशियली ये क्या होगा, इंड्यूस्ड होएगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे। जब ये बॉडी के पास ये चार्ज ऑब्जेक्ट आएगा, आया तो ये पॉजिटिव चार्ज को देख के नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इधर वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इधर वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग करने के बाद, अर्थिंग देखेगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर, अर्थिंग क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कराएगा। वो देखेगा कि इसके पास क्या चार्ज, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो अब अर्थ क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा बॉडी टू अर्थ टू बॉडी। तो ये इधर वाला सेक्शन क्या कर देगा, वो न्यूट्रल कर देगा, यानी ओवरऑल ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ओवरऑल ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अब और ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, और इस ऑब्जेक्ट को अब हम यहाँ से दूर लेके चले जाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से दूर लेके चले जाएंगे। ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। बेसिकली ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है, और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। मतलब एक बॉडी न्यूट्रल रह गई, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। इसी मेथड को हम इंडक्शन कहते हैं, विदाउट यूजिंग कॉन्टैक्टिंग, बिना कॉन्टैक्ट का यूज किए। एक और लास्ट एग्जांपल और है, वो आप देख लो, फिर आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और है, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं आज की क्लास का, वो है ये। फिर हम कल कंडक्शन पढ़ेंगे। फिर आज की क्लास का फर्स्ट सवाल देख ले, ये जैसे मैंने दो बॉडीज को आपस में इस बार कांटेक्ट कर दिया, और ये एक चार्ज कंडक्टर है, एक चार्ज कंडक्टर ये दो, ये बेसिकली न्यूट्रल कंडक्टर है। एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास हमने एक चार्ज कंडक्टर लेके आए, चार्ज कंडक्टर है। अब मैंने इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट कर दिया। कांटेक्ट करने का मतलब क्या, अब ये जो दोनों बॉडी है ना, अब ये मिलकर एक बॉडी बन गई। ये दोनों बॉडी मिलकर क्या हो गई, वन बॉडी बन गई। बेसिकली एक ही बॉडी बन गई दोनों मिलकर। जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा, ये कंडक्टर जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा, तो इस पूरी दोनों बॉडीज का नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, इन दोनों बॉडीज का नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा। जैसे ही मैं इस बॉडी को क्या करूंगा, अर्थ करूंगा। मान लो मैंने इस बॉडी को क्या कर दी, अर्थ कर दिया। जैसे मैं अर्थिंग करूंगा, आफ्टर अर्थिंग, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस पूरी बॉडी को तो क्या कर देंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे। इस पूरी बॉडी को तो क्या कर देगा, वो न्यूट्रल कर देगा। और ये जो बची हुई बॉडी है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और इसको यहाँ से हम दूर लेके चले जाएंगे। उसके बाद जैसे अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करने के बाद ये अर्थिंग करेंगे तो ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद अर्थिंग वापस हटा देंगे और इसको यहाँ से दूर लेके जाएंगे, तब ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, और ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके कंप्लीट। अगर यही नेगेटिवली चार्ज में बॉडी लाता, मान लो नेगेटिव चार्ज कंडक्टर में यहाँ से यहाँ
नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आता। अब ये नेगेटिव जब मैं अर्थिंग करता तो इस बार इलेक्ट्रॉन बॉडी टू अर्थ जाते हैं, इस बार इलेक्ट्रॉन बॉडी टू अर्थ जाते, फिर ये बॉडी वापस न्यूट्रल हो जाती और ये बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज इस बार हो जाती। दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन, दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड इसी को बोलते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको आज की क्लास पूरी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।